हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में बात करेंगे। देयर आर टू मेनी इनकम्स जो एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स क्राइटेरिया में। सो वो कौन कौन सी इनकम है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो ITR 1 से रिलेटेड एग्जाम्प्ट इनकम है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में ही कवर होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जो है फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक टैक्सेबल और एक एग्जाम। टैक्सेबल के बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एग्जाम्प्ट इनकम को कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में बात करूंगी। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन ₹5,000। यहाँ हमने लेस देन ₹5,000 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं तो ITR 1 में आप एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ₹5,000 डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम 5,000 से ज़्यादा है फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उसके लिए आपको ITR 2 सिलेक्ट करनी होगी, ITR 1 नहीं। ITR 1 जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम के नीचे एग्रीकल्चर इनकम के साथ ब्रैकेट में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है लेस देन इक्वल टू 5,000। मतलब 5,000 है या 5,000 से कम है तो आप ITR 1 में एग्रीकल्चर इनकम डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके लिए आपको ITR 2 यूज़ करना होगा। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। सेक्शन 10(1) ऑफर टैक्स रिलीफ टू इंडियन फार्मर एंड दोज हु मेक अ लिविंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारी एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता अंडर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम हमारी कवर होती है वो है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, रेंट और इनकम जनरेटेड थ्रू एग्रीकल्चर रेंट होल्डिंग इन इंडिया। मतलब आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपने फर्दर उसको रेंट पे दिया हुआ है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। या फिर आपने कुछ उस पे प्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर लैंड पे, उसको सेल करने से जो आपको इनकम रिसीव हो रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन सच एज कल्टीवेशन, प्लगिंग एंड टिलिंग, income made from subsequent operations for preservation and to increase the yield of produce such as cutting, weeding, pruning, irrigating, use of compost, manure and fertilizers। तो ये है सारी तरीके की इनकम जो भी आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो फार्म प्रोड्यूस है, चाहे आप कोई पोल्ट्री फार्म रन कर रहे हैं या कल्टीवेशन से रिलेटेड है, वीडिंग से रिलेटेड है, कटिंग से रिलेटेड है, किसी भी तरीके का अगर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। और एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, और ये मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इनकम आप सिर्फ 5,000 रुपीज़ तक डिस्क्लोज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है आपकी तो आपको उसके लिए ITR 2 फाइल करनी होगी। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन 10(10)BC एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से आपको कोई लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई के लिए अगर गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा दे रही है, कंपनसेशन दे रही है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी अगर आपको कोई कंपनसेशन दे रही है डिजास्टर की वजह से जो आपने लॉस फेस किया है उसके अगेंस्ट, तो वो भी आपका जो है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। On account of any disaster shall be exempt from tax. However, the amount receivable by the individual or legal hire of the individual is not allowed as an exemption under section 10(10)BC to the extent deduction is allowed under Income Tax Act। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि डिजास्टर के बाद अगर वो लॉस आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में किसी और सेक्शन में भी अपना क्लेम कर लिया है तो आपको 10(10)BC के अंदर जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है उसका रिबेट नहीं मिलेगा, उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आप उस डिजास्टर से होने वाला लॉस कहीं पर भी अपने रिटर्न में क्लेम नहीं कर रहे हैं तो जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना, ये आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है।
अब यहाँ पे डिजास्टर का क्या मतलब है? डिजास्टर मीन्स एनी डिजास्टर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड कॉज, मतलब जो भी किसी भी तरीके का डिजास्टर हो, चाहे मैन मेड हो या फिर नेचुरल कॉज हो, दोनों तरीके के डिजास्टर इसमें इंक्लूड है। बट द थिंग इज कि आपको उस डिजास्टर से लॉस हुआ हो, लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ह्यूमन लॉस या फिर जो है किसी लाइफ ऑफ ह्यूमन सफरिंग, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इस तरीके का अगर लॉस हो रहा है और वो अगर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी नेचुरल तरीके से हुआ है या फिर मैनमेड कॉज से हुआ है, तो आप जो है उसको डैमेज में काउंट करेंगे, डिजास्टर में वो काउंट होगा। और डिजास्टर से होने वाला लॉस की अगर कोई आपको कंपनसेशन मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ओडिशा में जब बाढ़ आई तो उस केस में क्या हुआ कि कंपनसेशन दिया गया जो भी सर्वाइवल्स थे उनको, तो उस केस में जो उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी जो है टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ेगा। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1010D। सेक्शन 1010D बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपका LIC में डील करता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आपको कोई भी अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, तो उसका टैक्सेशन को आप कैसे डील करेंगे। 90% लोग ने अपना LIC कराया हुआ है। LIC से अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल है या नहीं है, या फिर अगर टैक्सेबल है तो कितनी एक्सटेंट तक टैक्सेबल है, उन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस आर्टिकल में, इस सेक्शन में देखने वाले हैं। यहाँ पे LIC को सबसे पहले 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। 1 अप्रैल 2012 से पहले जो आपने LIC करवाई थी वो, 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने जो LIC कराई वो, या फिर 1 अप्रैल 2013 के बाद LIC हुई वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर आपने अपना जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 20% से ज़्यादा, किस चीज के ऊपर? 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस केस में आपको मैच्योरिटी के टाइम पर जब फंड मिलेगा तो वो फंड टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये 20% कब है? 2012 से पहले की जो आपने LIC ले रखी है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि 2012 से पहले आपने अगर कोई LIC ली थी और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 20% से ज़्यादा पे कर दिया है तो आपको वो इनकम टैक्सेबल होगी, एग्जम्प्ट नहीं होगी। बट हाँ, अगर उसका अमाउंट 20% से कम है इंश्योरेंस प्रीमियम का तो वो आपको जो भी फंड मिलेगा LIC का एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो टैक्सेबल नहीं है, वो पूरा एग्जम्प्ट है। इसी तरीके से अगर वो इंश्योरेंस आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद कराया था तो उस केस में ये जो 20% की का क्राइटेरिया है ये रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है कि अब देखा जाएगा कि आपने 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या कम किया है। अगर ज़्यादा पे किया है तो आपका ये फंड रिसीव होगा, आपको वो टैक्सेबल होगा। अगर कम पे किया है आपके लिए ये एग्जम्प्ट है, आपको इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। बट 2013 में एक अमेंडमेंट आई कि जो लोग सेवरल डिसीज से सफर कर रहे हैं, जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 80DDB, या फिर जो लोग डिसेबल है एज पर सेक्शन 80U, उनके लिए ये लिमिट जो 10% की थी ये बढ़ा के 15% कर दी गई कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आप उसका इंश्योरेंस प्रीमियम 15% से ज़्यादा पे कर रहे हैं, 15% से कम पे कर रहे हैं, तो आपके लिए वो एग्जम्प्ट है, ऑल्दो वो 10% से ज़्यादा है। ये 2 स्पेशल केसेस इन्होंने दिए हैं कि अगर आप स्पेसिफाइड डिसीज में कवर होते हैं या फिर डिसेबल हैं तो उस केस में आपकी परसेंटेज 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। तो आज की डेट में जो परसेंटेज क्राइटेरिया अभी चल रहा है वो है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 15% इन केस ऑफ डिसेबल एंड स्पेसिफाइड डिसीज पर्सन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आती है, नो एग्जम्पशन वुड बी अवेलेबल इन केस एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80DD
और अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पैसा मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उसमें कोई परसेंटेज काउंट नहीं की जाएगी, वो प्योरली आपका टैक्सेबल है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चेंज और आया असेसमेंट ईयर 2021-22 से। असेसमेंट ईयर 2021-22 से पहले क्या होता था, जिस तरीके से आपका LIC का ट्रीटमेंट है सेम उसी तरीके से यूलिप का भी ट्रीटमेंट होता था, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का। लेकिन असेसमेंट ईयर 2021-22 के बाद में क्या हुआ कि जो यूलिप ट्रांजैक्शंस हैं, जो यूलिप हमने कराए हैं, उनकी मैच्योरिटी के टाइम पर टैक्सेबिलिटी के रूल जो है चेंज कर दिए गए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि विद इफेक्ट फ्रॉम 2021-22 एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D इफ सच यूलिप इज इशूड ऑन और आफ्टर 1st February 2021 and the amount of premium payable for any of the previous year during the term of such policy exceed 2,50,000। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर आप यूलिप का जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 2,50,000 पर ईयर, वो किसी भी ईयर में हो सकता है, जरूरी नहीं है सारे ईयर्स में इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, किसी भी ईयर में आपने 2,50,000 से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे किया है तो आपकी ये जो यूलिप की मैच्योर अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल होगा। अगर आपने इससे कम पे किया है तो जो आपकी 80DD सेक्शन में LIC के ऊपर कंडीशंस लग रही हैं वही सब कंडीशन देखी जाएंगी कि 10% है या नहीं है, 15% है या नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि वो टैक्सेबल है या फिर एग्जेम्प्ट है। ये आपकी जो 2,50,000 का क्राइटेरिया है ये पर यूलिप भी है, और अगर आपका एक से ज़्यादा यूलिप चल रहा है तो उस केस में अगर आप मान लो 2 यूलिप मैच्योर करा रहे हैं या 3 करा रहे हैं तो हम जो ये 2,50,000 की एग्जेम्पशन लिमिट कैलकुलेट करेंगे ये सबका एग्रीगेट अमाउंट करके कैलकुलेट करेंगे। फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास नंबर ऑफ यूलिप 2 यूलिप चल रही हैं A एंड B। यूलिप A मैंने कराया 20 जून 2019 को, मतलब जब ये अमेंडमेंट आई उससे पहले का है, और सेकेंड यूलिप मैंने कराया 1 मार्च 2021 को। इसका मैं एनुअल प्रीमियम पे कर रही हूँ 2 लाख रुपए, और इसका हम पे कर रहे हैं, इसका भी हम पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर क्या टैक्सेबिलिटी होगी, क्योंकि ये हमने 1 फरवरी 2021 से पहले का कराया हुआ है, तो इस यूलिप के ऊपर जो आपका रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर हो रहे हैं वही आपके एप्लीकेबल होंगे। देखा जाएगा कि ये 10% से कम है या ज़्यादा है सम एश्योर्ड से, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड की जाएगी। बट ये जो सेकंड B में कराया हमने ये हमारा 2 लाख का अमाउंट है, और ये 1 मार्च को हुआ है, मतलब जब ये अमेंडमेंट आई उसके बाद आपने ये कराया है, लेकिन इसका अमाउंट 2.5 लाख से कम है। तो इस केस में भी जो आपकी 1010D की कंडीशंस है आप वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी होगी। नाउ द सेकेंड सिचुएशन इज कि मेरे पास 3 यूलिप है। एक यूलिप मैंने कराया 1 मार्च 2021 को, एक 1 अप्रैल एंड एक 1 जून। इसका मतलब तीनों ही यूलिप मैंने 1 फरवरी 21 के बाद कराए हैं आफ्टर दैट अमेंडमेंट। एक का मैं 1 लाख प्रीमियम पे कर रही हूँ, एक का 0.3, एक का 1 लाख। ठीक है, तो अगर मैं सब यूलिप्स को इंडिविजुअल लेवल पे देखूं, इंडिविजुअल लेवल पे अगर मेरे यूलिप मैच्योर हो रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो ये तीनों 2.5 से बिलो हैं, तो इनकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1010D की कंडीशन वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड सिचुएशन इज कि हमारे पास 4 यूलिप प्लान है, सब हमने मैच्योर जो हमारी ड्यू डेट है उसके बाद कराए हैं, सब 1 फरवरी 21 के बाद के हैं। किसी में प्रीमियम मैं 2 लाख पे कर रही हूँ, किसी में 0.3, किसी में 1 लाख और किसी में 1.1 लाख। अब इस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा, अगर आप देखें तो सब 2.5 लाख से नीचे है। अगर कोई भी यूलिप मेरा 2.5 से ऊपर होता तो वो पर्टिकुलर यूलिप मेरा जो है टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बट अब यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल दिया है एग्रीगेशन का। ठीक है, इन दिस केस द पॉलिसी B, C एंड D हैव अ कंबाइंड टोटल एनुअल प्रीमियम 2.4।
which is less than 2.5 lakh, hence the maturity benefit of these three policy will be tax free subject to condition 10(10)(d). मतलब BCD आपका मैच्योर हो रहा है तो ये 2.5 से नीचे प्रीमियम है, तो इसमें आपका जब भी आप टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आप 10(10)(d) के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये 2.5 से नीचे है। If the premium of policy A is added, the combined total value become more than 2.5 lakh, hence the maturity benefit of policy A will be taxable। जैसे ही मैं A इसमें ऐड करूंगी 2.5 से ऊपर हो जाएगा, तो जब भी मेरी A मैच्योर होगी तो ये मेरी टैक्सेबल कहलाएगी। Alternatively, policy A and B can be chosen for the tax-free maturity benefit under section 10(10)(d) of Income Tax Act, as the combined total of premium of these two policies are less than 2.5 lakh। मतलब यहाँ पे मेरे को जो है एक कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि 2.5 लाख से नीचे कौन से कॉम्बिनेशन में है और 2.5 लाख से ऊपर कौन से कॉम्बिनेशन में है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा कि हमारी टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। सो ये था हमारा डिटेल्ड व्यू ऑन सेक्शन 10(10)(d). इसमें एक छोटा सा चेंज अभी प्रपोज हुआ है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, मतलब 1 अप्रैल 23 से वो चेंज आया है। इस चेंज में इन्होंने क्या कहा है, अ मॉनेटरी लिमिट इज प्रपोज्ड ऑन अदर लाइफ insurance policy, it is provided that no exemption shall be available in respect of insurance policy issued on after 1st April 2023 if the premium payable for any year during the term of policy exceed 5 lakh rupees। जिस तरीके से हमने यूलिप में एक अमाउंट सेट कर दिया है 2.5 लाख का, इसी तरीके से इस बजट में ये प्रपोज की गई है। अभी ये इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अभी ये चीज बजट में प्रपोज की गई है कि 1 अप्रैल 23 के बाद जो भी आप LIC लेंगे, अगर उस LIC की मैच्योरिटी पे आप देखेंगे कि किसी भी साल में आपने 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे किया है तो वो आपकी टैक्सेबल होगी, टैक्स फ्री नहीं होगी, जैसे कि यूलिप में अभी हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम अबव, अगर आपको फंड डेथ के टाइम पर मिल रहा है, ठीक है, असेसी की डेथ के टाइम पर या फिर जिसके नाम पर पॉलिसी थी उसकी डेथ पर अगर मुझे अमाउंट मिल रहा है तो कोई कंडीशन नहीं देखी जाएगी, वो हमेशा टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्ट होगा विदाउट एनी कंडीशन। सो ये था हमारा डिटेल्ड व्यू ऑन 10(10)(d). ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है आपको समझाने में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 10(11) स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड। Under this section, any amount received in term and condition and interest from the provident fund account on retirement and termination of services is exempt। रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा। नाउ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिसीव सेक्शन 10(12). Section 10(12) exempt the accumulated balance due and payable to the employee participating in the recognized provident fund। The exemption is available to the extent covered in Rule 8। Rule 8 क्या कहता है? The employee has provided continuous service with his employer for the 5 years and more, and if service is not provided for the 5 years, then the following condition should be satisfied। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में ये कहा गया है कि अगर आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है रिकॉग्नाइज्ड फंड का तो वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, बट द थिंग इज कि आपने कम से कम 5 साल काम किया हो अपने एम्प्लॉयर के पास। अगर आपने 5 साल से कम काम किया है, 5 ईयर से कम आपने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर को, तो जो आपका टर्मिनेशन का रीजन था वो था कि या तो एम्प्लॉय इल हेल्थ था या जो एम्प्लॉयर है उसका बिजनेस बंद हो गया, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में उसके अकॉर्डिंग इतना ही काम का टेन्योर था, या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू एनी रीजन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हाथ में नहीं था और उसकी जो जॉब है वो टर्मिनेट हो गई। तो ये सब उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आपका फंड का आपको जो फंड रिसीव हुआ है वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। नाउ सेक्शन 10(10)(13) पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड। पेमेंट मेड फ्रॉम फंड आर एग्जाम्प्ट टू द टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करोगे तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। जैसे कि पेमेंट ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, payment to employee in lieu or in commutation of annuity on his retirement or after the specified age,
पेमेंट बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, पेमेंट टू एम्प्लॉय बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ऑन लीविंग द सर्विसेज इन कनेक्शन विद विच fund is established other than by the retirement or after a specified age। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर बेनिफिशियरी की डेथ के बाद या फिर डेथ के बाद एज अ रिफंड अगर उसको मिलता है वो, तो आपकी ये जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज ये टैक्सेबल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो हमेशा एग्जेम्प्ट है टैक्स से, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डेली अलाउंस टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं वो हमेशा एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। अवार्ड, अगर आपको किसी भी तरीके का अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, एनी पेमेंट रिसीव इन परसुएंस ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, चाहे वो कैश में मिले या काइंड में मिले। एनी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी बॉडी ने जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, तो ये आपका जो है एग्जेम्प्ट होगा। पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड विनर, ठीक है, अगर आप गैलेंट्री अवार्ड विनर है और आपको पेंशन मिल रही है तो वो टैक्स फ्री है, अदरवाइज सबको पता है कि पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगता है। नाउ फैमिली पेंशन की बात करते हैं। फैमिली पेंशन हमारी टैक्सेबल है, हमने इनकम अदर सोर्स में इसके बारे में स्टडी किया है, इसके ऊपर हमें रिबेट भी मिलती है। बट यही फैमिली पेंशन अगर उस फैमिली मेंबर के लिए मिले जो कि आर्म्ड फोर्स से रिटायर्ड था, तो उस केस में ये फैमिली पेंशन जो है टैक्सेबल नहीं है, ये प्योरली एग्जेम्प्ट है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्रिब। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्रिब इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सच मेंबर रिसाइड इन द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अगर आपकी जो इनकम है वो ऐसे मेंबर को हो रही है वो जो शेड्यूल ट्रिब का है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लाइक नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में रहता है, तो उस केस में ये इनकम जो है आपकी एग्जेम्प्ट है। नाउ इनकम ऑफ सिक्किम्स इंडिविजुअल, ये भी आपकी एग्जेम्प्ट है। लास्ट की ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है ये इतनी रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने वन गो में इससे गो थ्रू करा दिया है आपको। आपकी जो मेन एग्जेम्प्ट इनकम जो डील होती है वो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम, डिजास्टर वाली भी हो सकती है, मेन इंपॉर्टेंट है ये 1010D आपका LIC से रिलेटेड, प्लस सुपर एन्युएशन फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये सब सैलरीड पर्सन्स के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा एग्जेम्प्ट इनकम पे वीडियो कि आपको कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम आपको यहाँ मेंशन करनी है और इसके अलावा किसी और एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको शो करनी है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जो भी सेक्शन में आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है आप उसको क्लिक करके यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिटेल्ड व्यू ऑन एग्जेम्प्ट इनकम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सेक्शन 89 के रिलीफ के बारे में जो कि सैलरी अरियर पे मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।